नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लगभग पौने 2 महीने कोरोना के इस पीरियड के बाद आज हम एक छोटा सा इंटरव्यू करने के लिए श्रीमान सुशील पंडित जी के साथ हमारे कश्मीर विषय को लेकर जो सब्जेक्ट हैं उस पे हम चर्चा करने के लिए आए हैं। सुशील जी, अभी 2 दिन पहले कश्मीर में राकेश पंडिता उसका मर्डर हो जाता है। बीजेपी का कार्यकर्ता है, कारपोरेटर है। क्या कश्मीर में परिस्थितियां सुधार की तरफ जा रही हैं? कुछ सुधार की गुंजाइश है? जो प्रयास किए जा रहे हैं वो काफ़ी हैं या कुछ और चेंजेस होने चाहिए? राकेश जी, इस परिचर्चा में मुझे फिर से आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। कश्मीर को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। और उसका एकमात्र कारण ये है कि धरातल पर एक नीतिगत ईमानदारी और निरंतरता की कमी है। वहां कुछ प्रयोग अभी भी चल रहे हैं और बहुत से निहत्थे देशभक्त लोग इन प्रयोगों की बलि चढ़ रहे हैं। और ये प्रयोग किसी बड़े उदात्त प्रयोजन के लिए नहीं है। ये प्रयोग किसी बड़े देश हित के लिए, सामरिक हित के लिए नहीं है। ये प्रयोग तात्कालिक, क्षणिक, क्षुद्र स्वार्थों के लिए है। और इन तुच्छ स्वार्थों की बलि ऐसे ऐसे लोग चढ़ रहे हैं जिनकी जीवन अमूल्य है। राकेश पंडिता आखिरी बलिदान नहीं है कश्मीर में, ये सबसे ताज़ा बलिदान है। अभी हम लोग अजय भारती पंडिता के बलिदान को नहीं भूले होंगे। वो लुकभवन गांव के सरपंच थे। अनंतनाग जिले के लुकभवन गांव के सरपंच को जब मारा गया तो एक संगठन आया, रेजिस्टेंस फोर्स। उसने इसकी जिम्मेदारी ली और इस बार राकेश पंडिता को मारने वाले संगठन ने अपना नाम बताया दी एंटी फासिस्ट फोर्स। आजकल इनको अंग्रेजी नाम रखने का शौक चढ़ाया है, क्योंकि 25-30 साल बाद अब इनका माथा ठनका है कि जब हम खुद को लश्कर तैयबा कहते हैं, जैश मोहम्मद कहते हैं, हिजबुल मुजाहिदीन कहते हैं, तो जो हमारा इस्लामी एजेंडा है, जिहाद है, उससे दुनिया भर में जो हमारे लेफ्ट लिबरल सपोर्टर्स हैं उनको थोड़ी उबकाई आती है। और फिर वो हमारे समर्थन में हालांकि खड़े होते भी हैं, लेकिन थोड़ा झेंपते हैं, थोड़ा संकोच करते हैं और निरुत्तर हो जाते हैं इन आरोपों के सामने कि आप जिहाद के साथ खड़े हैं, आप इस्लामी विस्तारवाद के साथ खड़े हैं। तो थोड़ा अचकचाते हैं ये लोग। तो क्यों ना अपने इस जिहाद को एक सेक्युलरी बुर्का चढ़ाया जाए, एक अंग्रेजी सा नाम रख दिया जाए जिसको कि एक लेफ्ट लिबरल समर्थन मिले और कश्मीर जिहाद ना बन के फिर से आज़ादी की लड़ाई बन जाए। क्योंकि उस आज़ादी की पोल उसी दिन खुल गई थी जब ये नारे लगते थे, आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। नारे लगते थे, यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा। तो सब पूछते थे ये कौन सी आज़ादी है भाई? निज़ाम मुस्तफ़ा यानी शरिया का राज, और शरिया में तो आज़ादियाँ ख़त्म होती हैं, आज़ादी मिलती थोड़ी ही है। आज़ादी को ख़त्म करने की जंग है ये, आज़ादी की लड़ाई।
तो जब ये बातें सुन सुन के दुनिया की समझ में आने लगा कि कश्मीर में जो चल रहा है वो एक जिहाद है और वो इस्लामी कट्टरता का जिहाद है और वो वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं, सिखों, बौद्धों के खिलाफ है, जिनको उन्होंने बहुत निर्ममता के साथ निकाल बाहर किया, निष्कासित किया, हत्याएं, बलात्कार करके। तो अब ये सोच रहे हैं कि थोड़ा उस पर कोई पाउडर लिपस्टिक चढ़ा करके उसे थोड़ा चेहरा ठीक किया जाए। ये बड़ा बदनुमा चेहरा है जिहाद का, लेकिन लोग पहचान गए हैं। अब इस चेहरे को हमारी व्यवस्था भी पहचानती है, ना नुकुर करते करते उनके मुंह से भी निकल जाता है कि ये जिहाद है। और 2019 के फरवरी में तो उन्होंने लिख करके ये भी कबूल किया था कि जो हिंदुओं का निष्कासन हुआ कश्मीर से वो उनका जातीय संहार था, जेनोसाइड था। उस समय जो राजीव गौबा गृह सचिव हुआ करते थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर एक प्रेस रिलीज में लिख करके ये कहा, हालांकि ये एकमात्र अपवाद है कि जब भारत सरकार के किसी दस्तावेज में कश्मीर से हमारे निष्कासन को जेनोसाइड कहा गया और कश्मीर में चल रहे अभियान को जिहाद कहा गया। और ये कहने की मजबूरी तब पड़ी जब उन्होंने JKLF पर प्रतिबंध लगाया, जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगाया, यासीन मलिक और गीलानी को नज़रबंद किया। एकमात्र समय है जब भारत की व्यवस्था ने आधिकारिक तौर पे स्वीकारा, वरना उससे पहले लगातार और उसके बाद भी इन्होंने कभी उस एक अपवाद की पुष्टि नहीं की। आज भी वो ऐसा करने से कतरा रहे हैं और उसका सबसे ताज़ा उदाहरण ये है कि जब राकेश पंडिता की नृशंस हत्या की गई तो उन्हीं की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री जम्मू कश्मीर के फौरन बयान देते हैं कि ये एक राजनीतिक हत्या है। मानो ये राजनीतिक स्पर्धा में जो मारपीट, हत्याएं होती रहती हैं, ये वो है, इसको आप कोई सांप्रदायिक रंग मत दीजिए। जैसा बंगाल में हो रहा है ये वैसा ही है। हाँ, बंगाल को ये पोस्ट पोल वायलेंस कहते हैं। मतलब जब आप घल्लूघारे का सामान्यकरण करें जी, जब आप नरसंहारों का सामान्यकरण करें, सरलीकरण करें और लोगों को कहें कि ऐसा तो होता रहता है, उस अंदाज में बोलें, तब आप कहते हैं कि ये आपसी रंजिश का मामला था, ये राजनीतिक हत्या है। क्योंकि राजनीतिक स्पर्धा में इस तरह की मारपीट, हत्या होती रहती है। इस पर कोई विशेष आपको त्योरी चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ये उस संगठन सचिव के मुंह से कहलाया जो स्वयं कश्मीरी पंडित है, उसका नाम अशोक कौल है। और जितना मैं उन्हें जानता हूँ, उनके बस की ये बात कहना नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में इस तरह के अंतर को सूझने की भी, समझ पाने की भी, उसको कहने की तो बात छोड़ दीजिए, गुंजाइश नहीं है। वो राजनीतिक प्राणी नहीं है। उनको लिख करके दे दिया गया और उनके मुंह से ये कहलाया गया। क्योंकि एक कश्मीरी पंडित जब किसी कश्मीरी पंडित की हत्या पर लीपापोती करेगा तो उसको शायद प्रामाणिक मान लिया जाए, शायद उस पर कोई बहुत ज्यादा आपत्ति ना हो। तो जो पीड़ित हैं उन्हीं में से इस तरह लोग चुन लिए जाते हैं पीड़ा पर पर्दा डालने के लिए, उस पर झूठ बोलने के लिए, उस पर बेईमानी करने के लिए। ये एक बड़ी त्रासदी हुई।
लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में अगर जाएं कि ये लोग मारे क्यों जा रहे हैं, उसके पीछे कश्मीर के हालातों की एक बड़ी विकृत समझ है। जी। उस समझ का एक संदर्भ ये भी है कि 7 सालों से आप कश्मीरी विस्थापित हिंदुओं को, निष्कासित हिंदुओं को, पीड़ित हिंदुओं को कश्मीर वापस नहीं भेज पाए हैं। जी। तो आपने 2 काम किए इस व्यवस्था ने, इस व्यवस्था में निर्णय लेने वालों ने। एक काम यह किया कि प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत कुछ नौकरियां फेंकी गईं जी। कि आइए नौकरी कीजिए, और नौकरी करने आएंगे तो फिर आप स्थानांतरित नहीं हो पाएंगे, आपको वहीं बैठ के नौकरी करनी पड़ेगी। 2 अलग सर्विस रूल्स बनाए गए जी। कि प्राइम मिनिस्टर पैकेज में आप नौकरी करने आएंगे तो आप पर बहुत सी वर्जनाएं हैं जो अन्य सरकारी कर्मचारियों पर नहीं है। ये एक अपार्थाइड है। और उन शर्मनाक, आपत्तिजनक कंडीशंस में, उन शर्तों के ऊपर ये नौकरियां दी गई। और दूसरा, वहां आइए चुनाव लड़िए, जी। चुनावों में भाग लीजिए, वहां पब्लिक स्पेस में आइए। नौकरी करने आएंगे तो कहाँ रहेंगे? चलिए हम आपके लिए ट्रांजिट कैंप बनाएंगे। जी। उन कैंपों में थोड़ी सुरक्षा देंगे, ये पोर्टा केबिन्स होंगे, पीवीसी प्लास्टिक की छतें होंगी, दीवारें होंगी, इनमें आप रहेंगे, आसपास 4 दीवारी होगी, कांटेदार तार होंगे, इन बाड़ों में आपको रखा जाएगा। यहाँ से आप अपने स्कूल, दफ्तर जाइए, नौकरी कीजिए, वापस आइए, यहाँ बाड़े में रहिए। और चुनाव लड़ने हैं तो चुनाव तो आप ज़रूर लड़िए, क्योंकि ऐसा होता है कश्मीर में बायकॉट होता है। जी। जब बायकॉट होता है तो हो सकता है आप बिना लड़े ही जीत जाएं, बिल्कुल। क्योंकि बायकॉट में तो कई बार पर्चे भी भरे नहीं जाते, तो आप निर्विरोध जीत गए, तो आप पंच बन गए, सरपंच बन गए, पार्षद बन गए, बड़ी संभावना है इसकी। तो फिर आपकी तो एक नौकरी, एक व्यवसाय तो शुरू हो गया, आपका राजनीतिक करियर शुरू हो गया। फिर आप सेवा कीजिए, जब आप पार्षद बन जाएं, आप सरपंच बन जाएं, लोगों का दिल जीतिए। और आप भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बनकर जब लोगों का दिल जीतेंगे, उनके लिए मेहनत करेंगे, काम करेंगे, पार्टी के लिए जगह बनेगी। और आप कश्मीरी पंडित होने के नाते करेंगे, कश्मीरी पंडितों के लिए जगह बनेगी, लोगों का हृदय परिवर्तन होगा, वो आपको गले लगाएंगे, वो कहेंगे अरे साहब आप देखिए कितने अच्छे हैं, अपना परिवार जम्मू में छोड़कर यहाँ अकेले बैठे हैं, और गांव में भी नहीं रहते, अपने घर में भी नहीं रहते, आपको कहीं श्रीनगर छुप करके रहना पड़ता है, जान बचा के रहना पड़ता है, कभी कभी दिखाई पड़ते हैं लेकिन काम पूरे करवाते हैं आप, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने अच्छे हैं आप जी। तो अब आके रहना भी शुरू कर दीजिए, हम आपकी जिम्मेवारी लेते हैं। ऐसे हृदय परिवर्तन होगा जी। अगर हृदय परिवर्तन न भी हुआ तो कम से कम आप उनके बीच आएंगे, जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, थोड़ा नज़र रखेंगे, तो आप वहाँ के हमारे आँख, नाक, कान भी बनेंगे, हमें जानकारियाँ भी देंगे, तो व्यवस्था को इससे भी लाभ मिलेगा। तो आप दोनों काम करेंगे, आप उनमें रहकर उनका दिल भी जीतेंगे और उनमें रहकर उनकी चुगली भी करेंगे जी। ये दोनों सिरों से एक मोमबत्ती हम जलाएंगे, वो मोमबत्ती आप हैं। ऐसा करते हुए अगर आप मारे गए तो आप शहीद हैं, आप बलिदानी हैं, बिल्कुल। देश भर में आपके लिए सहानुभूति जगेगी, आप पार्टी के काम को 4 चांद लगाएंगे। हम कहेंगे देखिए हमारे कार्यकर्ता जो हैं प्राणों की बलि दे रहे हैं, जान हथेली पे रखकर कश्मीर में घूम रहे हैं जी, सेवा कर रहे हैं, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत कर रहे हैं। और अगर आप नहीं मरे, जगह बना ली आपने, तो धीरे धीरे आपके पांव जम जाएंगे, आपके राजनीतिक करियर भी हो जाएगा, आप परिवार भी ले आएंगे। और इस तरह हम कुछ परिवारों को जब कश्मीर ले जाएंगे जी, किसी को नौकरी देकर, किसी का राजनीतिक करियर शुरू कराकर, किसी से ठेके करवाकर, किसी का कुछ कराकर, तो फिर हमारे
सर से भी ये बोझ उतरेगा कि साहब हम कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को वापस वैली नहीं ले गए। ऐसे कुछ परिवार जब पहुंच जाएंगे घाटी वापस, हम देश को कहेंगे कि देखो भैया, जिनको आना था वो आ गए, जो नहीं आना चाहते वो ना आए, उनके पीछे थोड़ी पड़े, लेकिन जिनको आना था, जिनको रहना था, वो आकर के रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, जी रहे हैं, और हमारा काम खत्म हो गया। तो देखिए कितना दूर की सोचती है हमारी व्यवस्था, हमारा नेतृत्व। उन्हें यह मालूम है कि जिस भट्टी में इन्हें झोंका जा रहा है वहां इनका मरना तय है जी। क्योंकि वो भट्टी जानती है कि ये ईंधन है। जी। वो जानते हैं कि इनकी अपनी व्यवस्था इनका क्या उपयोग कर रही है। उनका हृदय परिवर्तन होने वाला नहीं है, बिल्कुल ठीक। उनका दिल पसीजने वाला नहीं है। वो जब चाहे, जिसे चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे निशाना बनाते हैं, और समय समय पर आपको ये याद दिलाते रहते हैं कि हम जानते हैं आप यहां क्या कर रहे हैं, और हम ये भी जानते हैं कि हमें आपका क्या करना है। अगर आप बीच बीच में ये भ्रम पाल लेते हैं तो उसकी याददाश्त भी ठीक करने के लिए ये हम करते रहते हैं। अब ये दो पार्ट हैं। एक जिहादी व्यवस्था है जो हम पर खुला युद्ध घोषित कर चुकी है, और इस विषय में उसके दिमाग में कोई भ्रम नहीं है। बिल्कुल। उसको जो करना है वो कर रही है व्यवस्था। लेकिन एक हमारी व्यवस्था है जी। जो दिमाग में तरह तरह के भ्रम पाले बैठी है। सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहती। वो कहती है शक्ति नहीं, युक्ति से काम करना है, युक्ति। और उनके मस्तिष्क में ये युक्तियां हैं। ये देश युक्तियों पर, हींग लगे ना फटकरी, रंग चोखो चोखो, इन युक्तियों पर काम कर रहा है। जब हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था आज से ठीक 100 साल पहले, मोपला विद्रोह जिसको कहते हैं जी। जो नृशंस हत्याकांड था, एक जाति संहार था हिंदुओं का मालाबार के, तब गांधी जी को यह युक्ति सुझाई गई कि हम इनके आंदोलन को खिलाफत का आंदोलन कहें और फिर उसके समर्थन में उतरें, तो उससे मुसलमानों का दिल पसीजेगा। वो कहेंगे कि कांग्रेस हमारी हमदर्द पार्टी है, तो फिर जो कांग्रेस के आंदोलन हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जिसमें मुसलमान भाग नहीं ले रहे हैं क्योंकि मुसलमानों के नेतृत्व ने उनको समझा दिया है अच्छे से कि अंग्रेज उनका हितैषी है और कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, तो वो नहीं ले रहे थे भाग। तो गांधी जी को ये युक्ति सूझी कि हम इस युक्ति से उन्हें ले आएंगे। वो तो खैर क्या आने थे, जिस खिलाफत कमेटी का उन्होंने समर्थन किया उसके अधिकांश लोग मुस्लिम लीग में चले गए। केवल एक मौलाना आजाद यहां आए। यही युक्ति फिर भी उन्होंने नहीं सीखा। इन्होंने वही युक्ति फिर बंटवारे के आंदोलन में भी इस्तेमाल की। जब मुस्लिम लीग ने कहा कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, इसके हाथों में मुसलमानों का हित सुरक्षित नहीं है और मुसलमान एक अलग कौम है और इसलिए उन्हें अपना हिस्सा चाहिए इस देश में, इस देश का बंटवारा चाहिए, तो कांग्रेस ने एक युक्ति निकाली। उसी खिलाफत कमेटी से आए मौलाना आजाद को फौरन अपना अध्यक्ष बना दिया। 1940 में मुस्लिम लीग ने ये रेजोल्यूशन पास किया था, शायद फरवरी मार्च का महीना था, लाहौर में, और तभी मौलाना आजाद भी भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए।
कांग्रेस का अध्यक्ष तब 1 वर्ष के लिए चुना जाता था, जी 1 वर्ष का कार्यकाल होता था। यहां तक कि महात्मा गांधी भी 1924 में केवल 1 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुने गए, उसके बाद कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। बहुत हुआ तो कोई 2 वर्ष के लिए बन जाता था, अच्छा कार्यकाल हुआ। लेकिन ये मौलाना आजाद 1940 में अध्यक्ष बने तो ये महात्मा गांधी की और कांग्रेस की युक्ति थी, युक्ति, कि वो 1946 तक 7 साल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे लगातार, ये जतलाने के लिए कि कांग्रेस भी मुसलमानों की पार्टी है, क्योंकि उसका अध्यक्ष तो मुसलमान है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, दीज आर द शो बॉयज ऑफ कांग्रेस, ये कांग्रेस की कठपुतलियां हैं, दिखाने के चेहरे हैं, मुखौटे हैं। असली नेतृत्व कांग्रेस का हिंदू बनिया ब्राह्मणों के हाथ में है। ये जो पटेल, गांधी, नेहरू हैं, ये कांग्रेस चलाते हैं। मौलाना आजाद तो केवल मुखौटा है। तो कांग्रेस ने दुत्कारा नहीं मुस्लिम लीग को, ये कहते हुए कि आप सांप्रदायिक दल हैं, जी आप सांप्रदायिकता के आधार पर देश तोड़ना चाहते हैं, आप मुसलमानों में कट्टरता जगाकर इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं, ये नहीं कहा उन्होंने। वो इस कंपटीशन में आ गए कि हमारा अध्यक्ष ज्यादा मुसलमान है मौलाना आजाद, या जिन्ना ज्यादा मुसलमान है मुस्लिम लीग का। जी तो उन्होंने कहा, भाई जिन्ना तो यूरोपियन सूट बूट पहनता है, सुअर का मांस खाता है, शराब पीता है। हमारा मौलाना देखो तुर्की टोपी लगाता है, शेरवानी पहनता है, बढ़िया सी दाढ़ी है, अरेबियन ब्रीड है। और ये तो गुजरात में पैदा हुआ है, ढंग से उर्दू नहीं बोल पाता। हमारा मौलाना अरबी बोलता है, मक्का में पैदा हुआ है, उसको कुरान कंठस्थ है। जिन्ना एक आयत नहीं बोल पाता कहीं। ये कंपैरिजन होने लगा कि कौन ज्यादा मुसलमान है। जी युक्ति थी, युक्ति। जब जब आप कहते हैं कि महात्मा गांधी ने ये क्या किया, तब तब उनके अपॉलोजिस्ट, उनकी तरफ से जो पैरवी करने वाले हैं, वो कहते हैं कि नहीं, महात्मा गांधी एकता चाहते थे, देश को एक रखना चाहते थे, और एक रखने के लिए वो 7 खून माफ करना चाहते थे मुसलमानों के, मुस्लिम लीग के। स्वामी श्रद्धानंद को मारने वाले को भाई कहा उन्होंने। जी जिसने महाशय राजपाल को मारा, उसको माफ कर देने की उन्होंने पैरवी की। जी युक्तियां थी ये, युक्तियां। जी जैसे आज युक्तियां चल रही हैं कि सारे के सारे 1.25 करोड़ भारतीय हिंदू हैं। जी एक और युक्ति है कि इस्लाम के बिना हिंदुत्व अधूरा है। ये युक्तियां हैं। जी लेकिन महात्मा गांधी की युक्तियां काम आई क्या? देश का बंटवारा रुका क्या? जी 1946 में जो आम चुनाव हुए, हिंदुस्तान के मुसलमान का कितना दिल पसीजा। आप देख सकते हैं कि मद्रास प्रेसिडेंसी में लगभग 30 सीटें थीं जी मुस्लिम इलेक्टोरेट की। कांग्रेस को कितनी मिली? 0। मुंबई प्रेसिडेंसी में 28 सीटें थी, कांग्रेस को कितनी मिली? 0। मोहम्मद अली जिन्ना मुंबई के बाईकुला से जीते थे, जी जो आज भी मुस्लिम बहुल इलाका है। जी कहीं गए नहीं वहां के मुसलमान। पाकिस्तान बनाने के बाद जी पाकिस्तान के लिए वोट दिया था उन्होंने जब जिन्ना को चुना था। जी इसी तरह यूपी में, सीपी में, मतलब कहां कहां आप देखिए, जहां जहां मुसलमानों को उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना उम्मीदवार चुनना था, उन्होंने जिन्ना को चुना, मुस्लिम लीग को चुना, उन्होंने विभाजन को चुना। इन सब युक्तियों, आडंबरों के बाद हम सीख के राजी नहीं हैं। हम सोचते हैं कि अपने मस्तिष्क में भ्रम पाल लेने से हम दूसरे को भ्रमित कर देंगे।
ये मजाक हम अपने साथ कर रहे हैं, किसी और के साथ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस प्रयोग में ईंधन की तरह जो भाड़ में झोंका जा रहा है वो देशभक्त हिंदू है जी। जो बलि चढ़ रहा है इन युक्तियों की। विभाजन के समय लाखों हिंदू काट कर डाल दिए गए। जी। उनको पता नहीं था कि जो विभाजन की आपदा आ रही है ये ऐसी बाढ़ है जो इन्हें लील जाएगी और इनकी युक्तियां किसी काम नहीं आएंगी। तो कश्मीर में उस ऐतिहासिक त्रासदी की पुनरावृत्ति हो रही है। परिस्थितियां वही हैं, युक्तियां सुझाने वाले नए हैं। जी। और सबसे बड़ी त्रासदी ये है जो युक्तियां सुझा रहे हैं वो कल तक बड़े ठीक ठाक से थे। जी। इन युक्तियों का विरोध करते थे। जी। और सत्ता में आए ही इसी कारण थे, आश्वासन देते हुए लोगों को कि हम जानते हैं इसका क्या इलाज है। हम इस व्याधि से भी परिचित हैं और इसके उपचार से भी परिचित हैं और हमारे पास इसका उपचार है। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारा। सुशील जी, समस्या कश्मीर की है, पूरे भारत ने भुगता है उसे, और भारत में बहुत सी पार्टियां भी बन गई उस समस्या के आधार पर और पावर में भी आ गई। कश्मीर से समस्या तो अभी तक नहीं समाप्त हुई, वो वहीं खड़ी है जहां वो 50 साल पहले थी। मैं आपसे इस विषय में थोड़ा सा मतांतर रखता हूं। समस्या बिगड़ी है जी, वहीं नहीं खड़ी है। एक तो कश्मीर जहां पर ये समस्या शुरू हुई वहां पर बिगड़ी है जी आज तक इतनी कभी नहीं बिगड़ी थी जितनी आज बिगड़ी है जी। और कश्मीर जगह जगह फूट कर रिस रहे हैं। 500 जगह जहां पहले कश्मीर जैसी परिस्थितियां नहीं थी। तो कश्मीर में तो बिगड़ी ही बिगड़ी है और कश्मीर की पुनरावृत्ति सैकड़ों जगहों पर हो रही है। कश्मीर में जो बिगड़ी है वो समस्या, वही समस्या, क्या कारण है कि जहां भाजपा चुनाव लड़ने जाती है वहीं पर उभर कर आ जाती है? ऐसा क्या विषय है कि जब भाजपा चुनाव लड़ती है तो वो समस्या उभरती है, और जब चुनाव समाप्त हो जाता है तो सत्ता में आने के बाद भाजपा भी ये कहती है कि ये समस्या तो पॉलिटिकल थी, ये हिंदू मुस्लिम की समस्या नहीं है? क्या कारण नजर आते हैं इसके? क्योंकि एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल के नाते उन्हें चुनाव जीतना है, ये उनकी मजबूरी है। तो चुनाव जीतने के लिए जो कुछ करना है वो करते हैं जी। तो उसके लिए अगर उन्हें ये भी नारा लगाना पड़े कि हिंदुओं जागृत हो जाओ, जी। जागृत हो के हिंदुओं संगठित हो जाओ, संगठित हो के हिंदुओं जुझारू बनो, लड़ो कटो मरो, लेकिन एक बार जब चुनाव जीत जाएं तो फिर कहो कि अब हमें सबका विश्वास चाहिए। जी। ये एक पैटर्न है। सबका विश्वास इसलिए चाहिए क्योंकि हिंदू तो संगठित होकर हमारी जेब में आ जाएगा। अब जो जेब में है उसके पीछे भागने की क्या जरूरत है? अब उसके पीछे भागिए ना जो कि जेब में नहीं है। ये पॉलिटिकल माइंडसेट का खेल है। हाँ, राजनीति करनी है। नहीं, हाँ, वो जो देखिए ध्येय के प्रति निष्ठा नहीं है जी। ये कोरा आश्वासन है। उसको राजनीतिक एक आपको आश्वासन दिया जाता है चुनाव के मद्देनजर, वो क्षणिक लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए। और राजनीतिक दलों का ऐसा ही रूप होता है। जैसे कांग्रेस ने भी इतने समय तक यही किया, आज भाजपा भी वही कर रही है। कोर इश्यूज या कोर जो समस्याएं हैं
उनमें सुधार करने के लिए क्या राजनीतिक दलों का कभी योगदान रहेगा या सामाजिक संगठनों को ही इस काम के लिए आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि पाले खींचे हुए हैं, राजनीतिक दल है तो राजनीतिक दल ये नहीं करेगा, सामाजिक दल है तो सामाजिक दल ये नहीं करेगा, या ट्रेड यूनियन ऐसा करेगी या कौन ऐसा करेगा, वो नहीं है। किसी के लिए कोई वर्जना नहीं है। जी। आप राजनीतिक दलों से वही अपेक्षा रख सकते हैं जो किसी सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक दल से भी रखें। जी। ये राजनीतिक दल सबसे ज़्यादा अच्छा समझता है जी। जी। जब राजनीतिक दल भाजपा ने देखा कि विश्व हिंदू परिषद का राम जन्मभूमि आंदोलन इतना व्यापक हो गया है कि उनके पास हमसे ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, जी। हमसे ज़्यादा जनसमर्थन है, जी। हम संसद में 2 सीटों पर सिमट गए हैं और वो जिले जिले में शिला पूजन करा रहे हैं, तो फौरन वो पालमपुर में जाके राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये प्रस्ताव पास करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ खड़ी है, उसका समर्थन करती है। उनके पास वो रेडार है जो देखती है कि हवा का रुख कहाँ है। तब वो ये नहीं कहते कि हम राजनीतिक दल हैं, ये धार्मिक सांस्कृतिक आंदोलन है, हमें इसमें नहीं जाना है। तब उन्हें कोई परहेज नहीं है। लेकिन जब उसके माध्यम से आप सत्ता प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको सबका विश्वास चाहिए। आप फिर 4-4 नए अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय भी खोलते हैं, जबकि आप अपने स्वयं मुंह से कहते हैं कि इस देश में कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं है। आपने स्वयं पूरे देश में कहा कि जब योजना आयोग ने आकर के मुझसे पूछा कि गुजरात के अल्पसंख्यकों के लिए आपने क्या किया, तो मैंने टका सा जवाब दिया, कुछ नहीं किया। वो अवाक रह गए और मैंने उनसे कहा कि मैंने बहुसंख्यकों के लिए भी कुछ नहीं किया, मैंने अपने 5.5 करोड़ गुजरातियों के लिए सब कुछ किया, और करते वक्त मैंने ये नहीं देखा कि कौन बहुसंख्यक है कौन अल्पसंख्यक है। यही बातें सुन सुनकर इस देश ने आपसे आशा जगाई, आप पर विश्वास किया, आपको 2-2 बार पूर्ण बहुमत दिया, और ये देखकर अवाक है कि आप 4-4 विश्वविद्यालय अल्पसंख्यकों के नाम पर खोलने जा रहे हैं। आपसे 2 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया संभल नहीं रहे हैं। आप जिन्ना की तस्वीर नहीं हटा पाए हैं एमयू से, लेकिन आप 4 और विश्वविद्यालय खोलेंगे। क्या इस देश का अल्पसंख्यक छात्र देश के विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ सकता? कौन सी एलर्जी है उसको देश के आम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाने से? आप क्यों उसको पृथकता का आभास कराते हैं जी, और बाद में त्योरियों पर बल चढ़ाकर पूछते हैं कि ये पृथकता कहाँ से आ रही है जी, ये अलगाव कहाँ से आ रहा है जी। आप क्यों सारी की सारी छात्रवृत्तियाँ उसी समुदाय की झोली में डालते हैं जी? आप क्यों ऐसे वित्तीय संस्थान बनाते हैं जो केवल उन्हें ही ब्याज मुक्त ऋण दें जी? आप क्यों केवल कोचिंग का, लाखों रुपयों की कोचिंग का खर्चा जो स्पर्धा परीक्षाओं में आईएएस बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए खर्च होता है, केवल उनकी फीस माफ करेंगे? क्यों आप देश के हिंदुओं को बार बार ये कहते हैं कि सरकार से आपको अपने ही कर से दी गई सुविधाएं चाहिए, तो आप मुसलमान बनिए फिर मिलेंगी? क्यों धर्मांतरण करने पर तुले हुए हैं हमारा? ये तो नहीं अपेक्षा थी ना, आपके भाषणों में ऐसा तो नहीं सुना था ना। तो ये स्थिति है, ये मानसिकता है। देखिए, इस मानस से जब नीतियां आएंगी जी, इस दृष्टिकोण से जब निर्णय होंगे जी, तो ऐसे ही निर्णय निकलेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये आप अनजाने में कर रहे हैं, आपको मालूम था। जब इस देश ने अल्पसंख्यक आयोग बनाया तो आपके दल ने पूरी मुनादी करके कहा था कि इस देश में अगर मानवाधिकार आयोग है तो अल्पसंख्यक आयोग बनाने की क्या आवश्यकता है? आप ही के नेतृत्व के श्रीमुख से हमने ये सब सुना था।
आप अपने ही सैद्धांतिक अधिष्ठान से, आग्रह से द्रोह कर रहे हैं। आप अपनी जमीन काट रहे हैं। आप केवल अपने पुराने दिए गए भाषण सुनिए, जी। हमारी बात पर ध्यान मत दीजिए। क्या कर रहे हैं? सुशील जी, समस्या का विस्तारीकरण हुआ है। समस्या को सुलझाने वाले जो कभी उसको सुलझाने के लिए एक माइंडसेट के साथ बैठे थे कि हाँ हमें ऐसे इसे सुलझाना है, जो समझते थे कि हम सुलझा सकते हैं, आज उन्हीं का बौद्धिक परिवर्तन हो गया है। वो ये मानने लग गए हैं कि इस समस्या से जैसे हम सोचते थे वैसे निपटा ही नहीं जा सकता, इसको तो एक्सेप्ट करना होगा और अब हमें अपने में बदलाव लाना होगा, तब शायद ये समस्या खत्म हो पाएगी। और लगता है कि वो मान गए हैं इन बातों को और अब उस दिशा में चल पड़े हैं जिस दिशा में पिछले 70 वर्षों से भारत का सत्ता पर आसीन जो तंत्र है वो चल रहा था। और अब जो नया तंत्र आया उसको भी यही लगा कि सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता को व्यवस्थित चलाने के लिए उन्हीं पद चिन्हों पर, उन्हीं फुटप्रिंट्स पर चलना ही ठीक रहेगा। राकेश जी, नया तंत्र नहीं आया। मैं बड़ी विनम्रता से आपसे इस विषय में अपना मतांतर रखूंगा। चेहरे बदले हैं जी। आप कह सकते हैं कि एक नए नाम की पार्टी सत्ता में है, जी। लेकिन आप मुझे एक ऐसी नीति बता दीजिए, केवल एक, अपवाद स्वरूप भी, जी। जो हिंदुओं के साथ भेदभाव की नीति थी, जी। हिंदू विरोधी नीति थी, जी। वो बदली हो, एक भी। तो सतही तौर पर नए नेता आ गए हों, जी। नए प्रतिनिधि आ गए हों, नया दल आ गया हो, जी। तंत्र वही है। उस तंत्र का बड़ा जबरदस्त शिकंजा है अंदर, बड़ा भयावह शिकंजा है और कई उदाहरणों से यह सिद्ध होता है। आप लाख नेहरू को गाली देते दिखाई पड़े, जी। लेकिन जो नेहरूवियन एक कंसेंसस था, जी। वो चला आ रहा है। पॉलिसीज चेंज नहीं हुई है, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो नेहरू ने तय किया था वो आज की सत्ता चला तय आ कर रही रहा है, चला आ रहा है, और ये कंटिन्यूएशन है, एकदम से बदलाव नहीं है। कतई नहीं है। ये बदलाव का आभास भी नहीं है, ये बदलाव का मुखौटा शायद है, ये बदलाव की एक भ्रांति है, ये बदलाव का एक सुझाव है। आपको बार बार मनाया जा रहा है कि इसे बदलाव के रूप में देखिए, इसे बदलाव मान ही लीजिए, लेकिन क्या बदला है? स्थितियां वही हैं। क्या बदला है? इस देश में कहने को सतही तौर पर कुछ बदलाव के चिन्ह हैं, जी। कुछ घोषणाएं हैं, जी। लेकिन जिन नीतियों से हम त्रस्त थे, जी। जो पुचकारने, सहलाने और बहलाने की नीति जिहाद के साथ थी, जी। उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है। जी। आज जिहाद को खुश करने के लिए उन नीतियों के प्रावधान बढ़ाए गए हैं, जी। उसमें और अधिक कोष जा रहा है। जिस प्रखरता से हिंदू प्रताड़ना और हिंदू भेदभाव का विरोध हुआ करता था,
वो प्रखरता गुम हो गई है। वो आवाजें पता नहीं कहां चली गई हैं। आप आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले पूछते थे बजरंग दल, तो एकाएक चेहरा सामने आता था विनय कटियार। वह पूरे आग्रह के साथ, पूरे तेज के साथ अपनी बात रखते थे और समाज को एक बहुत बड़ा आश्वासन मिलता था। आप दुर्गा वाहिनी कहते थे तो साध्वी रितंबरा, साध्वी उमा भारती, ये चेहरे सामने आते थे। आप विश्व हिंदू परिषद कहते थे तो स्वर्गीय अशोक सिंघल, स्वर्गीय गिरिराज किशोर, डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया, ये चेहरे सामने आते थे। ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, कौन है, कहाँ है, क्या कह रहे हैं, उनकी क्या भूमिका है, उनका क्या अभियान है, उनके क्या लक्ष्य हैं, नहीं, पता नहीं करना पड़ता था, ढूंढने नहीं जाना पड़ता था। आप भारतीय मजदूर संघ नाम लेते थे तो स्वर्गीय माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का चेहरा सामने आता था। ये लोग अपनी ही सरकार को चेताने में कोई लाग लपेट नहीं रखते थे। मैंने उन्हें रामलीला मैदान में सुना है जब वो अपने ही वित्त मंत्री उन दिनों यशवंत सिन्हा होते थे, उनकी नीतियों की भर्त्सना करते हुए कहते हैं कि आपने कोई परिवर्तन नहीं किया है। आप उन्हीं वैश्विककरण की नीतियों को फॉलो अप कर रहे हैं, उसी पूंजीवादी व्यवस्था को, उसी पाश्चात्य दृष्टिकोण को, अर्थव्यवस्था की उन्हीं प्राथमिकताओं को ढो रहे हैं जो आपसे पूर्ववर्ती सरकारें कर रही थी। साफ साफ कहा उन्होंने। आज आप पूछ सकते हैं कि ये स्वदेशी जागरण मंच कहां खो गया है। आज आप पूछ सकते हैं कि अन्य हिंदू प्रतिरोध की ध्वनियां कहां हैं। श्री श्री रविशंकर बंगाल की हिंसा पर चुप क्यों हैं? बाबा रामदेव केरल की बंगाल की हिंसा पर चुप क्यों हैं? इन सब आवाजों को चुप करा दिया गया है। इनसे कहा गया है कि आप अपने कार्यालयों में मर्यादा में रहें और नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं है। तो इस समाज के कवच कुंडल तो निकल गए हैं और आघात पे आघात हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। आपने कहा ना कि परिवर्तन क्या, ये परिवर्तन हुआ है। आज से 8-9 साल पहले जब कम्युनल वायलेंस बिल आया था जिसमें ये माना गया था कि कहीं भी दंगा होगा तो जो बहुसंख्यक समुदाय है उसको दोषी मान लिया जाएगा, उसके नेता पकड़े जाएंगे, उसके कार्यकर्ता पकड़े जाएंगे, बाद में वो साक्ष्य जुटाते फिरें और अपनी को निर्दोष साबित करते फिरें। लेकिन कम्युनल वायलेंस बिल के तहत जिला अधिकारी पर यह मजबूरी होगी, कानूनी मजबूरी होगी कि बहुसंख्यक समुदाय को पर नकेल कसी जाए, शिकंजा कसा जाए, उनके खिलाफ पर्चे काटे जाएं, उन पर मुकदमे दायर किए जाएं। तब जो प्रखर प्रतिरोध की ध्वनि खड़ी हुई थी उसी ने उस कम्युनल वायलेंस बिल को ठंडे बस्ते डाला था और कानून बनने से रोका था। वो ध्वनियां कहाँ हैं आज? वो लोग कहाँ गए? वो संगठन कहाँ गए? लगता है सत्ता का यही रूप है। शायद व्यक्तियों में सत्ता निहित नहीं है, सत्ता में व्यक्ति निहित है। व्यक्तियों को सत्ता के अनुरूप बदलाव लाना पड़ता है। जो लोग विपक्ष में होते हैं उस समय वो विरोध करते हैं, बातें करते हैं, चीज़ों को बदलाव लाने के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं
तो जो चल रहा है वही सबसे व्यवस्थित और ठीक होता है। राकेश जी, अगर ये कुछ छोटे मोटे मुद्दों की बात होती तो हम इसके साथ जी भी जाते। जी। अगर ये तय करना होता कि भाई इस देश में बुलेट ट्रेन चलेगी जो 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, या इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी जो 150 पे ही चल जाए लेकिन पूरे देश में ढंग से चले, तो हम कहते चलो प्राथमिकताओं का ये एक संघर्ष है। इस देश में गाड़ियाँ पेट्रोल से चलेंगी या डीजल से चलेंगी, पेट्रोल पर टैक्स 80% होगा या 50% होगा या 200% होगा, तो समझ सकते थे कि चलिए ये सत्ताएं और सत्ताधीश हैं, उनकी नीतियां और उनके बजट का संघर्ष। आज हम हिंदू की जीवन मरण की बात कर रहे हैं। ये देश बचेगा कि नहीं बचेगा, ये संस्कृति बचेगी कि नहीं बचेगी, जिस जीवन पद्धति में हम रह रहे हैं ये बचेगा, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। ये किसी विचारधारा, किसी आर्थिक प्राथमिकता, किसी राजनीतिक परिदृश्य में ऐसा हो या वैसा हो उसका द्वंद्व नहीं है। हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये देश बचेगा कि नहीं बचेगा, ये उसका द्वंद्व है। और इसमें दुश्मन तो सामने साफ खड़ा दिखाई पड़ता है और उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है अपनी ध्येय को, अपने लक्ष्य को साफ साफ बताने में। उसने तो छुपाया नहीं है आपसे, उसने तो किताब में लिख के बोल दिया है, उसके तो आचरण में पता चल रहा है आपको। वो तो आए दिन आपके ऊपर ये ऐलान करता है। अभी उसने तमिलनाडु के गांव से मद्रास हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच तक याचिका पहुंचाई है कि इस गांव में अब मेरा वर्चस्व है, मेरे समुदाय का वर्चस्व है, अपने मंदिर बंद कीजिए, अपने उत्सव बंद कीजिए। 5.5% जनसंख्या है पूरे तमिलनाडु में उस समुदाय की, और ये तेवर हैं। तो उसने तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन मेरा जो मित्र है, मेरा जो हितैषी है, जो मुझे संगठित करने निकला था आज से 96 वर्ष पहले, वो तो मुझे साफ साफ कहता था कि इस देश की व्याधि क्या है, उसका उपचार क्या है। वो वैचारिक आंदोलन आज अगर मुझसे ये कहे कि भैया देखो ऐसा है, सत्ता का तो मिजाज ऐसा ही होता है जी, आपने जिस उम्मीद से हमें चुन के भेजा था वो जरा ज्यादा उम्मीद पाल ली आपने मुझसे जी। ये आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है जी। हमने आपका ठेका नहीं ले रखा। अगर वो पलट के हमसे ये बोले जी, और मैं अपने अस्तित्व के प्रश्न से जूझ रहा हूं जी, तो मैं क्या करूं? देवेंद्र स्वरूप जी की एक पुस्तक है सभ्यताओं का संघर्ष, और कलकत्ता में विपिन चंद्र पाल जी इस सभ्यताओं पर बहुत पहले लिख चुके हैं, जिसको राष्ट्रवादी संगठनों का आधार भारत में माना जाता है। भारत में ही क्या, जो मैंने पढ़ा है, विश्व में सबसे पुराने दस्तावेज में वो है राष्ट्रवादी विचार की बात, जो विपिन चंद्र पाल जी का। तो क्या ये सभ्यताओं के संघर्ष का जो दौर है आज वो भारत में है? ये सरकारों की लड़ाई नहीं, क्या ये सभ्यताओं की लड़ाई है? ये तो साफ दिख रहा है। और आज से कोई 28 वर्ष पहले सैमुअल पी हंटिंगटन ने एक पेपर लिखा था, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। बिल्कुल। उसमें तो उसने साफ साफ कहा था जी कि भविष्य हमें उसी ओर ले जा रहा है जी।
और हम उसे होता देख भी रहे हैं। जी और ये केवल हमारा देश नहीं है, जी दुनिया भर के देश इससे जूझ रहे हैं। लेकिन आज का समसामयिक फ्रांस देखिए उससे कैसे जूझता है, जी आज का समसामयिक इजराइल देखिए उससे कैसे जूझता है, जी अन्य यूरोपीय देश देखिए कैसे प्रावधान करते हैं, अमेरिका जैसा देश क्या करता है। जी अमेरिका से ज़्यादा बड़ी, और बड़ी तो खैर साइज में आप हैं, लेकिन ताकतवर डेमोक्रेसी आप नहीं हैं। जी अमेरिका ग्वांटानामो बे बनाता है। जी हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कहते हैं कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो जिहाद से लोकतांत्रिक तरीकों से जूझ रहा है। जी ये वर्जनाएं हमने स्वयं पर लगाई हैं। हम अपने फौजी अफसरों पर एफआईआर करते हैं जब वो आत्मरक्षा में हथियार उठाते हैं। हम एक तरफा रमजान में छूट देते हैं, आप मारिए हम नहीं मारेंगे, हम एनकाउंटर बंद करेंगे, हम ऑपरेशन ऑल आउट रोकेंगे। एकमात्र ऐसा देश है। माथा नहीं ठनकता हमारा। हमको दुनिया से चेतावनी मिल रही है, हमको अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से चेतावनी मिल रही है। और जो हमारे वैचारिक अधिष्ठान है, संगठन है, वो इन राजनीतिज्ञों के क्षुद्र स्वार्थों और कमजोरियों पर पर्दा डालते हुए कहते हैं कि ये एक नूतन प्रयोग है, ये एक नूतन प्रयोग है। ये शब्दावली मेरी नहीं है, ये जिनके मुखारविंद से ये पुष्प बरसे हैं, ये उनसे बिल्कुल अक्षरशः उठाई है कि नूतन प्रयोग है, नूतन। क्या करें। धन्यवाद सुशील जी, आपने बहुत सार्थक चर्चा हमारे साथ की। हमारे दर्शकों को एक नई दिशा, नए तरीके से सोचने का एक तरीका, सब्जेक्ट नया है, कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है। राष्ट्रवादी लोग इसको बहुत समय से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और विचार कर रहे हैं। उस विषय को समझाने के लिए, नए एंगल से आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, और सुशील जी ने जिस तरीके से बातों को रखा है उसको समझने का आपसे एक निवेदन है। समझिए, राष्ट्र की दिशा में सोचिए, बाकी सब चीज़ें तो आती जाती रहती है। इस राष्ट्र को, इस संस्कृति को बचाए रखने के लिए आपको और मुझे बार बार पैदा होना है, बार बार पैदा होना है। यही मेरा निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।